जब मुंबई में 1 सितंबर को इंडिया गठबंधन के नेता देश में अपनी धमक का ऐलान कर रहे थे, अपनी पॉलिटिकल विल दिखा रहे थे, ठीक उसी दिन केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से वन नेशन वन इलेक्शन की संभावना तलाशने के लिए एक कमेटी बनाने की घोषणा कर दी गई। इसके अगले ही दिन केंद्र की सरकार ने 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान कर दिया था, लेकिन इस बैठक का एजेंडा क्या होगा ये नहीं बताया। अब देखिए कैसे एक के बाद एक घोषणा से मोदी सरकार ने विरोधी सियासी दलों में खलबली पैदा कर दी। एक तरफ पॉलिटिकल एनालिस्ट कयास लगाने लगे कि मोदी की घटती लोकप्रियता की वजह से बीजेपी समय से पहले चुनाव कराना चाहती है, लेकिन इस मुद्दे पर विराम लगाते हुए सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने रविवार देर रात एक इंटरव्यू में कहा कि आम चुनाव समय से पहले या बाद में करवाने का सरकार का कोई इरादा ही नहीं है। तो अब यह साफ हो जा रहा था कि शायद इस सत्र में सरकार वन नेशन वन इलेक्शन पर सहमति बनाने को लेकर आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन इंडिया गठबंधन की मीटिंग के वक्त ही केंद्र ने एक के बाद एक ये घोषणाएं क्यों कर दी? सोचिए, आखिर दूसरे कार्यकाल की समाप्ति के कुछ महीने पहले ही इस तरह की घोषणा के क्या मायने हैं? बीजेपी सरकार की इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? 5 दिन के सत्र को लेकर वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा बीबीसी से कहते हैं, ये बड़े धमाके की राजनीति जनता को सम्मोहित करने के लिए की जाती है। चाहे वो बुलेट ट्रेन हो, बड़े बड़े प्रोजेक्टों की घोषणा हो, जब बीजेपी देखती है कि विपक्ष चर्चा में है तो वो असहज हो जाती है और खुद पर फोकस लाने की कोशिश करती है। इसलिए जब विरोधी दलों की मुंबई में बैठक हो रही थी, ठीक उसी दिन को इस बड़ी घोषणा के लिए चुन लिया गया। लेकिन क्या बीजेपी सरकार के लिए वन नेशन वन इलेक्शन पर सहमति बना पाना इतना आसान होगा? एक खास धरे के पत्रकार कहते हैं कि मोदी के लिए यह सब इतना आसान न होगा, क्योंकि संविधान संशोधन को लेकर जो अथक प्रयास करने होंगे उसमें कई गैर बीजेपी शासित राज्य केंद्र के साथ नहीं होंगे। हालांकि राजनीतिक इतिहास को अगर खंगालें तो कई ऐसे मौके जरूर आए कि राज्य की विरोधी पार्टियों ने भी लोकसभा या राज्यसभा में केंद्र के फैसले पर अपनी सहमति जता दी। तो सरकार के एक के बाद एक इन घोषणाओं से विरोधी तिलमिला गए। उन्होंने इस पर जमकर सवाल उठाया। कुछ कमेंट का जिक्र यहां करना जरूरी है, आप भी जान लीजिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि देश के लिए क्या यह जरूरी है वन नेशन वन इलेक्शन या वन नेशन वन एजुकेशन? अमीर हो या गरीब, सबको एक जैसी अच्छी शिक्षा, वन नेशन वन इलाज। आम आदमी को वन नेशन वन इलेक्शन से क्या मिलेगा? वहीं राहुल गांधी ने इसे संघीय ढांचे पर ही हमला बता दिया, जबकि तमिलनाडु के सीएम ने कमेटी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जो लोग इस कमेटी में हैं वो बीजेपी को ही फॉलो करेंगे। ये तानाशाही है। कुछ लोग वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे भी गिनाते नजर आए। सोशल मीडिया पर आपको ऐसे कई पोस्ट मिल जाएंगे जहां प्रधानमंत्री के इस फैसले को लेकर खूब तारीफ हो रही है। क्या वाकई इस तरह से चुनाव कराने पर कम खर्च आएगा? यही नहीं, ये भी जान लेते हैं कि क्या सभी राज्यों की सरकार को तोड़कर वन नेशन वन इलेक्शन मोड को फॉलो किया जाएगा? शायद ऐसा करने में खतरा मोल लेना होगा, क्योंकि कोई भी राज्य की पार्टी नहीं चाहेगी कि उनकी सरकार का कार्यकाल वक्त से पहले खत्म कर दिया जाए। क्या ममता दीदी ऐसा चाहेंगे या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? शायद नहीं। लेकिन अगर सरकार नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से गिर जाए तो साल 2019 में इंडियन लॉ कमीशन ने यह सलाह दी थी कि अगर किसी राज्य की सरकार अविश्वास प्रस्ताव की वजह से गिर जाती है तो सरकार विरोधी विधायक ही मिलकर नई सरकार का गठन करेंगे। इस तरह बीच में चुनाव की जरूरत ही नहीं होगी। अब बात चुनावी खर्च की भी कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन के एक आंकड़े में बताया गया कि साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में तकरीबन 10,000 करोड़ का खर्च आया था, जबकि अपुष्ट आंकड़ों के मुताबिक पॉलिटिकल पार्टियों ने लोकसभा चुनाव में करीब 60,000 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए। आप अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि अगर सारे चुनाव एक वक्त पर कराए जाएं तो लाजमी है खर्च कम आएगा। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं ये खर्च तकरीबन कितना बैठेगा? कुछ पॉलिटिकल पंडित इसका एक फायदा और गिना रहे हैं। सरकार वाली पार्टी हर समय चुनाव होने की वजह से इलेक्शन मोड में ही रहती है, जबकि उनका मुख्य काम देश के नागरिकों की सेवा का है। ऐसे में अगर सभी चुनाव हर 5 साल पर 2 या 3 महीने के भीतर करा लिए जाएं तो देश सेवा के लिए सरकार को ज्यादा से ज्यादा वक्त मिलेगा। योजनाएं तेजी से पूरी हो सकेंगी। 2018 की रिपोर्ट में लॉ कमीशन ने इसी पर जोर भी दिया था। बहरहाल
अब लौटते हैं उन चुनौतियों पर जो केंद्र सरकार के लिए वन नेशन वन इलेक्शन के लिए संविधान संशोधन कराना टेढ़ी खीर से कम नहीं। इसमें सबसे पहले बात लोकसभा की। यहां कोई दिक्कत नहीं आने वाली क्योंकि सरकार फुल मेजॉरिटी में है। हालिया दिनों में विरोधी पार्टियों के आए अविश्वास प्रस्ताव के खारिज होने से यह बात साबित भी हो गई। राज्य सरकार में बीजेपी के करीब 110 सांसद हैं, जबकि विरोधी पार्टियों के 129 के आसपास। यहां भी बिल पास कराने के लिए बीजेपी सरकार को मुश्किल ही चुनौतियों का सामना करना पड़े। अब बात राज्य के विधानसभाओं की। इसका 50% मत पक्ष में होना जरूरी है। अभी बीजेपी और उसके सहयोगी दल करीब 12 राज्यों पर शासन कर रहे हैं। ऐसे में इन विधानसभाओं में भी बड़ी आसानी से वन नेशन वन इलेक्शन पर संविधान संशोधन को पारित करा लिया जाएगा। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह कहते हैं 14 राज्यों की मंजूरी की जरूरत होगी और ये मुश्किल नहीं है। बीजेपी या उसके सहयोगी दलों की 12 राज्यों में सरकारें हैं। 2-3 राज्य तो आने को तैयार हैं। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए तो कोई फर्क ही नहीं होगा क्योंकि वहां लोकसभा के साथ ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। लेकिन क्या ये सब 2024 से पहले करा लिया जाएगा? बीजेपी के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि अभी तो कमेटी बनाई गई है। कमेटी बनाई है, फिर इसकी रिपोर्ट आएगी, कल से ही हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हमने कहा था। यानी साफ है कि अभी ये सिर्फ सियासी हंगामा भर है। वन नेशन वन इलेक्शन पर मचे सियासी बवाल पर आप क्या सोचते हैं? द हिंदी एडिटर न्यूज पर कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक बटन दबा दीजिएगा और खबरों की तासीर को समझने और परखने के लिए द हिंदी एडिटर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि समय समय पर आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।